हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियंका और आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 जो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जो कि हम टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से करेंगे और इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है पर्सनालिटी डेफिनेशन और उसके टाइप्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोटिवेशन, आप किस किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, उसके टाइप्स और उसके टेक्निक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में किस टाइप के एग्रेशन होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट और उसके मीनिंग। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू बुक, पर्सनालिटी रेफर्स टू पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, सोशल एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर्स परसिस्टेंटली एग्जिबिटेड ओवर टाइम। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन का जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, पैटर्न ऑफ फीलिंग होती है या पैटर्न ऑफ सोशल एडजस्टमेंट होता है, पैटर्न ऑफ थॉट्स होते हैं, उन सबको मिला के क्या बोली जाती है, पर्सनालिटी बोली जाती है। ठीक है, बेसिकली पर्सनालिटी क्या होती है कि आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे सोशली एडजस्ट कर पा रहे हो, आप अपने इमोशन को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे मिला के क्या होता है, पर्सनालिटी होती है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है इट कैन बी स्टेटेड दैट पर्सनालिटी इज अ ओवरऑल इंप्रेशन दैट अ पर्सन क्रिएट्स ऑन अदर। बेसिकली क्या होता है कि पर्सनालिटी क्या होती है, एक ओवरऑल इंप्रेशन होता है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन पे क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये ओवरऑल इंप्रेशन हमारे कैसे जानते हैं कि ओवरऑल इंप्रेशन हम किस एस्पेक्ट से जानेंगे, तो वो होता है हमारे डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी का मतलब है कि हम इन एस्पेक्ट से एक पर्सन की पर्सनालिटी को जानते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यार इसका मतलब सिंपल ये है कि हम इन एस्पेक्ट से एक पर्सन की पर्सनालिटी को जज करते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला डायमेंशन है फिजिकल के नाम से आपको पता चल रहा है फिजिक, अपीयरेंस, बाहरी सुंदरता बेसिकली। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू फिजिक, अपीयरेंस, हेल्थ एक्सेट्रा। जो फिजिकल है वो बेसिकली आपकी पूरी बाहरी सुंदरता है। ठीक है, अगर आप किसी से मिलोगे यार तो सबसे पहले आप उसको आप उससे बाद में ही करोगे ना, पहले सबसे पहले आप उसको देखोगे। तो अगर एक बंदा गुड हाइट का है, ठीक है, या फिर गुड हाइट का है, वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी है, गुड पोस्चर है, ब्राइट फेस है एक्सेट्रा, ऐसे मतलब और भी मतलब चीजें जब आप एक इंसान में देखते हो, जब आप उससे मिलते हो, ये सारी चीजें आप देखते हो तो आप उससे इंप्रेस हो जाते हो। रादर देन अगर आपके सामने कोई ऐसे ही जिसकी बॉडी पोस्चर अच्छा ना हो और वो बहुत वीक हो, उसकी देखो मेरे मुंह से उसकी पर्सनालिटी अच्छी ना हो सबसे, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी ना हो। तो सबसे पहले हम देखते क्या बोलते हैं, फिजिकली हम किसी को जज करते हैं, तो दैट इज फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल। ठीक है, मेंटल डायमेंशन का यहाँ पे क्या है, रिलेटेड टू मेंटल इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। मतलब सबसे पहले तो हमने भारी सुंदरता देख ली, अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं यार जो भारी सुंदरता नहीं होती, मतलब आप कितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हो गए, कितने बड़े बड़े लोग हो गए जो बाहर से सुंदर नहीं होते, लेकिन उनमें दिमाग, उनमें मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी मेंटल एबिलिटी या उनकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक वो डायमेंशन होता है पर्सनालिटी का। जैसे अगर आप सामने से कोई बंदा है लेकिन उसकी फिजिकल फिटनेस या फिजिकल पर्सनालिटी इतनी अच्छी है लेकिन उसका दिमाग बड़ा अच्छा है, तो आप उसको बोलते हैं ना यार इसका दिमाग बड़ा अच्छा है, इसकी पर्सनालिटी है कुछ, बोलते हैं ना आप ये। तो नेक्स्ट है हमारी मेंटल। ठीक है, फिजिकल समझ आ गई, मेंटल समझ आ गई। नेक्स्ट है सोशल तो यार रिलेटेड टू मैनर्स, एथिक्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसका मतलब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोशली का मतलब कि आप समाज में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके क्या एथिक्स है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो ह्यूमंस, एक सबसे बड़ी लाइन है, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। ठीक है, आप अपने लिए तो जीते ही जीते, साथ में आप समाज के लिए भी जीते हैं। ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए, तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, अरे यार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो सोशल क्या होता है, रिलेटेड टू मैनर्स, आपके बेसिक मैनर्स, आपके बेसिक एथिक्स, आपके बेसिक एटिकेट्स। ठीक है, वो आपको क्या बताते हैं कि आप सोशली आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, जैसे अगर जो एक ह्यूमन चाइल्ड है वो पैदा होते ही क्या होता है, उसको सोशल एनिमल बना दिया जाता है। वो कैसे सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, एग्जाम्पल से सीखता है। होता है ना कि अरे यार उसके लड़के की पर्सनालिटी कैसे, हमारे लड़के को ऐसा नहीं बनाना, होते हैं बहुत सी चीजें ऐसी, तो दैट इज सोशल। ठीक है, कि आप मैनर्स, आप समाज में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, दैट इज सोशल। नेक्स्ट है हमारे इमोशनल। अब इमोशनल क्या होता है, रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी मीन्स दैट वन मस्ट
have proper control over various emotions such as fear, एंगर, डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। इसमें क्या बोल रखा है कि आप इमोशनली कितना अपने आप को स्टेबल रख पा रहे हैं। जैसे कभी कभार होता है ना कि जब कोई खिलाड़ी जीत जाता है तो वो रोने लग जाता है, या फिर अगर हार जाता है तो रेफरी को अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक गुड साइन नहीं है, गुड पर्सनैलिटी, तो एक अच्छा साइन नहीं है गुड पर्सनैलिटी का। ठीक है, तो ये हमारे वो डायमेंशन है जिसके बेसिस पे हम एक पर्सन की पर्सनालिटी को जज करते हैं। तो बिना इसके डायमेंशंस के जाने हम पर्सनालिटी नहीं जान सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो अब देखते हैं हम कि हमारे कितनी टाइप की पर्सनालिटी होती है, कैसे हम जाने कि हम कौन सी टाइप की पर्सनालिटी में आते हैं। ठीक है, तो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग कैसे होते हैं? कॉम्पिटिटिव, दे आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ क्रिटिकल का मतलब वो अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट इजीली एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपर टेंशन, उनको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पेशेंट विद डिलेज, मतलब अगर एक काम के लिए तो पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं होता, अगर वो काम डिले हो जाता है तो वो बहुत इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, प्रोन टू हार्ट डिजीज, और जिसकी वजह से उनके हार्ट डिजीज के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज टाइप A1 पर्सनालिटी। अब टाइप B2 पर्सनालिटी क्या होती है? दे आर नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है भैया, कोई कॉम्पिटिटिव उनका नेचर नहीं होता है। इजी गोइंग एंड पेशेंट, बहुत आराम से, मैंने भी वही बताया कि बड़े आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं और उनमें बहुत पेशेंट लेवल होता है। डू नॉट बिकम हॉस्टाइल एंड एंग्री, वो जल्दी से हॉस्टाइल या बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, एबल टू एक्सप्रेस इमोशंस, वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं कि कहाँ पे कितना इमोशन देना है, कहाँ पे रोक के रखना है। ठीक है, कोप अप विद स्ट्रेस, वो अपने स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं, मतलब अपने स्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज टाइप B पर्सनालिटी। नाउ व्हाट इज टाइप C पर्सनालिटी? टाइप C पर्सनालिटी क्या होते हैं? प्लीजिंग एंड अपीजिंग इन नेचर। नेक्स्ट है अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन, स्पेशली एंगर, वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और स्पेशली उसमें क्या आता है? एंगर आता है। ठीक है, वो लेथर्जिक होते हैं और होपलेस होते हैं, अपनी लाइफ में वो बड़े ही होपलेस होते हैं, उनको अपनी लाइफ से कोई होप नहीं होती है। नेक्स्ट है इवन डिनाई देयर ओन नीड्स, वो इतने होपलेस होते हैं कि वो अपने जो उनकी खुद की नीड्स होती है वो उसको भी डिनाई करते हैं। ठीक है, और तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो फेसेस रिस्क ऑफ कैंसर, उनको कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप D पर्सनालिटी। टाइप D पर्सनालिटी वाले लोग कैसे होते हैं? सफर हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस, वो बहुत हाई लेवल का डिस्ट्रेस होता है उनपे। सप्रेसेस देयर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखते हैं, अपने इमोशन को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको किस चीज का डर होता है? रिजेक्शन का डर होता है कि अगर हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करें तो कहीं वो हमारा मजाक ना उड़ाए, हमारा बेइज्जती ना कर दे, तो उनको रिजेक्शन का डर होता है बेसिकली, तो इसलिए वो अपने इमोशन किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? फेसेस हाई BP, तो ऐसे लोग हाई BP का शिकार हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, और ऐसे लोगों की रिस्क किस चीज का होता है? प्रीमेच्योर डेथ का भी रिस्क होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड करते हैं। क्लियर हुआ? ये हमारे 4 टाइप की पर्सनालिटी है। इसके बाद हमारे शेल्डन बेस्ड थ्योरी टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, देन जंग थ्योरी बेस्ड पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 5 बिग थ्योरी पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 12 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्लासिफाइड बाय WH शेल्डन। मतलब WH शेल्डन के अकॉर्डिंग हमारे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कैसे देख सकते हैं। स्पोर्ट्स में ये टर्म बहुत यूज होते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोमॉर्फ क्या होता है। एंडोमॉर्फ होता है ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी शॉर्ट लेग्स होती हैं, शॉर्ट आर्म्स होती हैं, बेसिकली वो हाइट में छोटे होते हैं, उनकी जो फिजिक होती है वो राउंड होती है, शॉर्ट लिम्स होते हैं, या ये कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड लिम्स होते हैं, अंडर डेवलप्ड उनकी मसल्स होती हैं। ठीक है, और जो उनकी अपर बॉडी पार्ट होता है वो ज्यादा थिकर होता है लोअर बॉडी पार्ट से। ठीक है, और हार्ड टू लूज वेट, और उनको बहुत मुश्किल होती है कि वो अपना वेट को लूज कर सके, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी शेप होती है वो पेयर शेप की होती है।
अब एंडोमॉर्फ के बाद हमारे पास है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ क्या होता है? जर्नली डिस्क्राइब्ड मस्कुलर। मतलब मेसोमॉर्फ क्या होता है? जो एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बीच में आता है। ठीक है, ये जर्नली कैसे होते हैं? ये जर्नली मस्कुलर होते हैं। ठीक है, इनकी जो फिजिक होती है वो एथलेटिक होती है और जो इनकी बॉडी होती है वो बैलेंस्ड बॉडी कॉम्पोजिशन होता है। मतलब ऊपर भी और नीचे भी इवनली बॉडी होती है। अपर बॉडी भी और लोअर बॉडी इनकी इवन होती है। मोटे पतले का यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। और एबल टू इंक्रीज देयर मसल साइज इजीली एंड क्विकली। मतलब वो उनकी मसल साइज जो होती है वो इजीली और क्विकली वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चेस्ट एंड शोल्डर आर लार्जर। और जो उनकी चेस्ट और शोल्डर होते हैं वो भी लार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक एंडोमॉर्फ में एक और चीज होती है, इनका मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है। इनका मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है। ठीक है, तो ये होता है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं? ऐसे जो पर्सन होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो वीक होती है और उनको वेट गेन करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, या फिर ये कहे कि वो वेट गेन ही नहीं कर पाते क्योंकि जो उनकी बॉडी इस तरीके से होती है, उनकी मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है जिसकी वजह से वो वेट गेन ही नहीं करते हैं और उनकी जो फ्लैट चेस्ट होती है और लेस मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं एक्टोमॉर्फ, जिनकी बॉडी होती है वो जिम्नास्टिक काफी अच्छा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अकॉर्डिंग टू जंग क्लासिफिकेशन हमारी पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट उनके अकॉर्डिंग है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? शाय और टॉक लेस। मतलब ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत शाय होते हैं, कम बोलते हैं, जल्दी से घुल मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अनेबल टू एडजस्ट इजीली इन सोसाइटी। वो सोसाइटी में इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों से इतना घुल मिल नहीं पाते हैं। वेरी सेंसिबल, बहुत सेंसिबल होते हैं। रिजिड इन आइडियाज, आइडियाज उनके बहुत रिजिड होते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, ये होता है इंट्रोवर्ट। मतलब जो बेसिकली लोगों से घुल मिल नहीं पाते, दैट इज इंट्रोवर्ट, जो लोगों के बीच में नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? फ्रेंडली, आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड सोशल इन नेचर। मतलब जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, लोगों से घुल मिल सकते हैं। ठीक है, टॉकेटिव, लोगों से बातचीत करते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है, जेनरस, सपोर्टिव एंड करेजियस। ठीक है, कॉल्ड हैप्पी गो लकी पर्सन। ये बहुत खुश रहते हैं क्योंकि लोगों से घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत हैप्पी लकी पर्सन है। ठीक है, डू नॉट हेजिटेट। वो बोलते वक्त जैसे शर्माते नहीं, हेजिटेट नहीं करते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट होता है ना, किसी से बोल नहीं पाते, बोलते वक्त किसी से हेजिटेट करते हैं, तो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है वो बोलते वक्त हेजिटेट नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली। ज्यादा बोलते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इसकी वजह से वो अपनी जो फीलिंग है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है टेक डिसीजन क्विकली। और ज्यादा बोलते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो क्या होता है वो अपनी जो डिसीजंस है वो अच्छे से ले पाते हैं। अब नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी पर्सन प्योर इंट्रोवर्ट नहीं होता या प्योर एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, तो इन दोनों के बीच में जो आता है वो आता है एम्बीवर्ट। ठीक है, तो पोजेसेस बोथ क्वालिटी ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? जिनमें बोथ क्वालिटी, दोनों क्वालिटी होते हैं। इंट्रोवर्ट की भी, मतलब अगर सोशली वो घुल मिल सकते हैं, और एक्सट्रोवर्ट मतलब वो स्ट्रेंजर से इतना ज्यादा घुल मिल नहीं सकते हैं, वो इतना ज्यादा टॉक नहीं कर सकते हैं, उनसे इतना ज्यादा घुल मिल नहीं सकते हैं, तो दैट इज एम्बीवर्ट। ठीक है, समझ आया इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है और एम्बीवर्ट। देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी। बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी हमारी क्या है? देखिए, ये समझिए कि एक पर्सन है, एक पर्सन क्या करेगा? डिफरेंट रिस्पॉन्स करेगा सेम सिचुएशन पे। ठीक है, तो ये क्या है बिग 5? तो ये जो 5 डोमेन है, ये जो 5 डायमेंशंस है पर्सनालिटी के, ये कंसीडर करे गए हैं फंडामेंटल ट्रेट जो एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनालिटी को बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे जो डोमेन है, ये जो 5 डायमेंशंस है पर्सनालिटी के, वो एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनालिटी को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ओपननेस। ओपननेस के नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इसका मतलब है खुले दिल वाला। मतलब पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस। मतलब जिस इंसान को नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट जानना पसंद हो और वो अपने न्यू एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करता हो। ठीक है, तो दैट इज ओपननेस पर्सनालिटी। और ऐसे जो पर्सन होते हैं, कौन क्या होते हैं? बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत इंसाइटफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होते हैं?
जो बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सिस्टमैटिक होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये क्या होते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स से कंप्लीट माने गए हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, ऑफन नोन एज एक्सट्रोवर्ट, मतलब बेसिकली इनको एक एक्सट्रोवर्ट ही बोला गया है, जो कि एनर्जेटिक होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, ठीक है। और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, दूसरों से इंटरेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस कौन सी पर्सनालिटी होती है, जो बहुत फ्रेंडली होती है, बहुत कोऑपरेटिव होती है, कंपैटिबल होती है, काइंड होती है, जेंटल होती है, सिंपैथेटिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है, हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब जो लोग इमोशनल स्टेबल होते हैं, जो अपने एंगर को, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रख सकते हैं, दैट इज न्यूरोटिसिज्म। अब जो हाई न्यूरोटिसिज्म वाले पर्सनालिटी होती है ना, वो बहुत मूड और टेंस रहते हैं, और उनकी जो इमोशन भी होते हैं वो बहुत इनस्टेबल होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो वर्ड आया है वो है मोटिव से। अब मोटिव क्या होता है, मोटिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट, फीलिंग और कंडीशन दैट कॉज वन टू एक्ट। मतलब मोटिव क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन, थॉट का, फीलिंग का, ऐसी कंडीशन का जो हमें घूम फिर के एक एक्ट को करने में मदद करता है, मतलब हमको इंस्पायर करता है कि हम एक काम को अच्छे से करें, ठीक है। अब ये जो हमारी मोटिवेशन होती है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकती है। अब शॉर्ट पीरियड के लिए कैसे, एग्जाम्पल में अगर हम एक बच्चे को एक कलरफुल बॉल ला के देते हैं, ठीक है, तो वो उससे खेलेगा, लेकिन वो उसके लिए मोटिवेशन है कि भाई मेरे पास बॉल है, मुझे खेलना है, और मैं जितना उस बॉल से खेल सकता हूँ खेलूंगा। लेकिन अगर हम उसको एक और कलरफुल बॉल ला के दे दें और टॉयज ला के दे दें, तो उसका जो मोटिवेशन है उस बॉल के लिए वो साइड हो जाएगा, और फिर वो दूसरे टॉयज है दूसरी बॉल पे जाके खेलने लगेगा। तो दैट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ मोटिवेशन। और लॉन्ग पीरियड ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, अगर एक प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड लेके आना है, तो वो उसकी सालों की मेहनत, सालों की मोटिवेशन, सालों की इंस्पिरेशन उसको जिताएगी। ये नहीं ना कि बस आपने 1-2 महीना खेला, 1-2 बार प्रैक्टिस करी और आप इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। तो समझ आया मोटिवेशन का मतलब, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो कि मुझे तो भैया ये चीज कंप्लीट करनी ही करनी है, या मुझे ये चीज करनी ही करनी है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोटिवेशन। हमारे कितने तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि हमें अंदर से ही आता है, ठीक है। दैट इज व्हेन द फोर्स कम्स फ्रॉम विद इन वन सेल्फ, मतलब जब हमें अंदर से ही ये चीज होती है कि भाई हम ये चीज करनी ही करनी है, हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल पे, अगर किसी बंदे को, किसी पर्सन को स्पोर्ट्स में क्या कहते हैं, मास्टरी हासिल करनी है या सुपियोरिटी गेन करनी है, तो क्या होगा, उसको अंदर से ही आएगा, वो बाहर से किसी को देख के नहीं, अंदर से आएगा कि भाई मेरे को ये चीज करनी ही करनी है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। जब आप अपने लिए वो चीज कर रहे हो, ठीक है, अपनी सेक के लिए, अपनी ओन सेक के लिए वो चीज कर रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारा क्या होता है, जो एक्सटर्नली हमें आता है, ठीक है। एक्सटर्नली मतलब बाहर से किसी को देख के आ रहे हैं, जैसे हमने किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देख लिया, उसको देख के हमें मोटिवेट हो गए, भाई अगर ये कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। या बाहर से हम मोटिवेट हो रहे हैं कि हमने बाहर से कोई खिलाड़ी देख लिया, तो उसको देख के हम बोल रहे हैं अगर ये कर सकता हूँ तो भाई मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो when the external force positive और negative produce a behavioral change, मतलब आप सामने वाले को देख के अपने अंदर चेंज ला रहे हो और आप मोटिवेट हो रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो कोई चीज को करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्लियर हुआ टाइप ऑफ मोटिवेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब आप किन किन तरीकों से मोटिवेट हो सकते हो। ये तो टाइप हो गए, ठीक है। अब टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक से आप मोटिवेट हो सकते हो। तो फर्स्ट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में या उस स्पोर्ट्स से या किसी भी चीज से क्या अचीव करना है, तो आप मोटिवेट कहाँ से होंगे, राइट। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरे को ये चीज अचीव करनी है क्यों, तो आपको तो भाई ठीक है लाइफ चल रही है या कोई स्पोर्ट चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर ये नहीं होगा कि नहीं मुझे भैया इंटरनेशनल लेवल ही जीतना है, नहीं भैया मुझे ये चीज तो करके ही रहनी है, तो दैट इज गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन,
क्लियर। नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं? जो व्यूअर्स देखने आए हैं। तो अगर देखिए, अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आपके जो स्पेक्टेटर्स जो देखने आए हैं वो आपको एनकरेज नहीं कर रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे, तो आपको क्या लगेगा? यार शायद मैं अच्छा नहीं खेल रहा या कुछ कमी हो रही है, आपको ये फील होगा ना। लेकिन अगर आपके व्यूअर्स आपके लिए तालियां बजाएंगे और सीटियां बजाएंगे तो आपको फील होगा यार मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, और आपको और अच्छा खेलने के लिए इंस्पायर हो गया और अच्छा खेलने के लिए मोटिवेट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल कमेंट्स। वर्बल कमेंट्स क्या होता है? ये बेसिकली ना बिगिनर्स के लिए होता है। जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसका वर्बल कमेंट्स से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये होता है वर्बल कमेंट्स जो शुरुआती दौर में किया, जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको बोला जाता है कि जैसे उसने कुछ अच्छा कर दिया, अरे बेटा वेरी गुड, आप कर सकते हो, आप ये करो। तो जैसे जो कोचेज होते हैं ना जो बिगिनर्स को करते हैं तो वो और मोटिवेट होते हैं कि हमें और अच्छा खेलना है। ठीक है। सो दैट इज वर्बल कमेंट्स। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब अपने आप खुद से बात करना कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे जो यूएस रेसलर था मोहम्मद अली, वो ना यही बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। जो उसका ओपोनेंट है ना वो भी मानने शुरू कर गए थे कि भाई अगर ये बोल रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ बात होगी, तो यही ग्रेटेस्ट है ना। तो दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो आप अपने आप से बोलिए कि कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी किसी भी फील्ड में आप है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल म्यूजिक। मोटिवेशनल म्यूजिक तो भाई मस्ट है। अगर एक एग्जांपल सबसे बढ़िया इसमें आर्मी वालों के लिए, अगर कोई देशभक्ति का गाना चला दो तो आई गेस आर्मी वाले क्या, जो नॉर्मल जनता है उनके अंदर भी भाई गूज़बम्स आ जाते हैं कि भाई हमें अपने देश के लिए कुछ करना ही करना है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आप क्या करिए, मोटिवेशनल म्यूजिक चला दीजिए जिससे उनको मोटिवेशन मिले कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट है कैश प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज। भाई ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल बच्चे ही समझ सकते हैं। जैसे जब वो स्कूल में होते हैं, राइट, आप लोग स्कूल में, तो जैसे कोई स्पोर्ट्स में आपको पता है कि भाई इतना कैश प्राइज है, या सबसे बड़ी चीज़ तो किस बॉयज़ को अगर प्राइज में साइकिल मिल रहे तो भैया वो तो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे को चाहिए साइकिल, मेरे को चाहिए साइकिल, है ना। तो ऐसे कैश प्राइज अगर किसी स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, सर्टिफिकेट्स हो, ट्रॉफीज हो, तो वो भी बहुत मोटिवेट करती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छा खेलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। क्लियर हुआ हमारा ये मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का एग्रेशन। अब एग्रेशन क्या होता है? इट इज अ बिहेवियर विद अ गोल हार्मिंग और इंजरिंग अदर्स, वंस, आवरसेल्फ एंड ऑब्जेक्ट। मतलब एग्रेशन, बेसिकली एग्रेशन को अगर सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में डिस्क्राइब करा जाए तो दैट इज गुस्सा। ठीक है। ऐसा गुस्सा कि वो हार्म करे या इंजर्ड करे, किसको? दूसरों को भी। और अगर आपने ये चीज़ देखी होगी तो गुस्से में लोग अपने आप को भी हार्म कर देते हैं। तो एग्रेशन किस चीज़ का? हार्म करने का या इंजर करने का। किसको? अदर्स को, या अपने आप को, या चीज़ों को भी नुकसान कर देते हैं एग्रेशन में। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? अग्रेशन इज अ बिहेवियर विद गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अदर्स, आवरसेल्फ, ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अग्रेशन। टाइप्स ऑफ अग्रेशन हमारे 3 तरीके के होते हैं। हॉस्टाइल अग्रेशन, ठीक है, हॉस्टाइल अग्रेशन को रिएक्टिव एग्रेशन भी बोलते हैं। और इसका मतलब इसमें क्या होता है? टू कॉज इंजरी टू अदर्स कॉजिंग पेन एंड सफरिंग। मतलब इसमें जानबूझकर दूसरे इंसान को इंजरी पहुंचाई जाती है, उसको पेन दिया जाता है, उसको सफरिंग दी जाती है। ठीक है। तो बेसिकली जानबूझकर सामने वाले को चोट पहुंचाना, उसको इंजर करना, ये होता है हॉस्टाइल एग्रेशन, जो कि रिएक्टिव एग्रेशन भी कहलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जिसको हम चैनल्ड एग्रेशन भी कहते हैं, और मे इंटेंड टू बिहेव अग्रेसिव बट ट्राई टू विन। इसमें क्या होता है? इसमें इंसान सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इंजर्ड नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें क्या होता है? वो इस तरह से एग्रेसिव अपना दिखाता है कि सामने वाले को लगता है कि भाई बहुत गुस्से में, लेकिन उसका सिर्फ मेन पर्पस क्या होता है? ट्राई टू विन। मतलब उसका मेन मकसद सिर्फ जीतना होता है। वो सामने वाले को ऐसा जताता है कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, बहुत ये कर दूँगा, लेकिन ऐसा उसका मकसद कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट होता है हमारा असर्टिव एग्रेशन। अब असर्टिव एग्रेशन क्या होता है? इन्वॉल्व लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस, इंटेंशन टू बी एस्टैब्लिश डोमिनेंस। इसका मतलब क्या होता है? ये एक वर्बल होता है
है कि जैसे हम बहुत चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, तू क्या करेगा, ये तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, जो हम मुंह से बोलते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटेंशन क्या होती है, अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करना, अपने डोमिनेंस को क्रिएट करना दूसरे ओपोनेंट पे, ठीक है। तो दैट इज असर्टिव एग्रेशन। इसमें भी सामने वाले को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती, फिजिकल, अच्छा इसमें भी सामने वाले को इतनी पर्पस नहीं होता कि हम चोट पहुंचाएंगे, तो सिर्फ वर्बली ही किया जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मेरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अच्छा, मेरे को ना एक बात और करनी थी बच्चों आप लोगों से। मेरे को ना एक कमेंट आया कि मैम आप कितना श्योर हो कि प्रोसीजर्स, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर समझाया था, कि आप कितना श्योर हो कि प्रोसीजर्स आएंगे नहीं आएंगे। देखिए बच्चे, मेरे को 7 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार के जैसे आपके बोर्ड्स है वो 5 चैप्टर्स में डिवाइड है, और आपकी सिर्फ जो पेपर आएगा फिजिकल एजुकेशन का, वो सिर्फ 35 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो उसमें आपके 5 चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं क्वेश्चंस में देने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला था, वैसे तो मैं 99% श्योर हूँ कि प्रोसीजर्स नहीं आएंगे, ठीक है। अगर 1% आ भी जाते हैं तो मैंने आपको समझा भी रखा है कि सबके जो आसन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है कि 99% मैं श्योर हूँ कि प्रोसीजर्स पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहीं पर मेरी वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।